हम लोग बात कर रहे हैं इस सेक्शन में द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट की। यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, इस चीज को समझ लीजिए। इसमें प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस ये आपका है। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत मुख्य चीज क्या निकल कर आ रही है? फार्मिंग एग्रीमेंट। फार्मिंग एग्रीमेंट में जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, हालांकि अब ये बिल बन चुका है आज के डेट में, तब यहाँ पर क्या किया था? प्रोवाइड ए फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर एंड बायर। आप लोग अगर बिहार के एक एरिया में अगर आप लोग लंबे समय तक कभी रहने का मौका मिला होगा, खासकर मुजफ्फरपुर साइड में, तो आप लोग इस तरह की चीजों को, फार्मिंग एग्रीमेंट को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उधर के लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बगीचा है, एक ऑर्चार्ड है। तो एक ऑर्चार्ड है, ये मान लीजिए लीची का ऑर्चार्ड है, लीची के पेड़ है इसके ऊपर। और ये लीची के पेड़ जैसे ही जनवरी महीने में फ्रूटिंग होती है इसकी, जनवरी महीने में जैसे इस लीची के पेड़ में क्या होगी? फ्रूटिंग होगी, फल सेट कर जाएगा फरवरी आते आते। तो यहाँ पर आपका ये जो फल सेट करता है उसको देखकर इस पूरे के पूरे लीची के बगीचे की नीलामी हो जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे प्रैक्टिसेस से ही ये सारी चीजें निकली हैं कि कहाँ कहाँ हमारे देश में क्या क्या यूटिलाइज होता है, सिस्टम क्या है, कैसा सिस्टम है। तो यहाँ पर ये लीची के बगीचे, आम के बगीचे हैं, उनमें जो फ्रूट देखा जाता है, जो फल देखते हैं, जो व्यापारी होता है, वो व्यापारी क्या करता है? अब यहाँ पर मंजर देखकर, आम का मंजर देखकर, लीची के मंजर देखकर वह यह बतला देता है कि हाँ, इस बार इतना तक क्रॉप से हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो क्या करेगा? याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मौसम बीच में खराब हो जाए और प्रोडक्शन 100 के जगह पर 50 हो जाए, तब पर भी उसको नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान तो किसी स्थिति में नहीं होता है। कैसे नहीं होता है ये मैं बताता हूं। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये होता है। तो ये देख लिया, मान लीजिए इससे 100 क्विंटल आपका निकलने वाला है लीची, मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल के रूप में 100 क्विंटल निकलने वाला है। तो 100 क्विंटल निकलने वाला है, सीधा सा यहाँ प्रति पेड़ का हिसाब लग जाएगा और प्रति पेड़ के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। ये आज नहीं, बिहार में दशकों से चल रहा है। इस प्रकार का जो सिस्टम बिहार में दशकों से चल रहा है, आज कोई ये नई बात नहीं है। तो यहाँ पर दशकों से ये चलता आ रहा है। अब ये काम हुआ हमारा। अब ये जैसे हुआ, तो अब मान लीजिए बीच में बहुत जबरदस्त बारिश हुई या पानी पड़ा ही नहीं, 50%, 50 क्विंटल यहाँ से लीची निकलने का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा जितना भी आपका इलाके का बगीचा है वो सारा का सारा बिक जाता है। अब सारा का सारा बिक गया, तो यहाँ पर ये आपका कौन है? ये फार्मर नहीं खरीदा, ये कौन खरीदा? इसे मिडिल मैन या अड़हतिया, बिचौलिया खरीदा है। अब ये बिचौलिया क्या करेगा? यह ले जाकर इस प्रोडक्ट को सेल करता है बाजारों में। उसकी बगल में दुकान है, बड़े बड़े बाजारों में उनकी होलसेल की दुकान है और वो फलों की होलसेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्या करेंगे? उसको ले जाके बेचेंगे होलसेल में। तो मान लीजिए 100 क्विंटल में अगर जब उसका प्रोडक्शन होने वाला था, तो वो 50 रुपए केजी के हिसाब से तय किया था कि हम यहाँ पर 50 रुपए केजी के हिसाब से बेचेंगे। लेकिन जब उत्पादन घट के आधा हो गया, 50 क्विंटल हो गया, तो ये सीधे 100 से बढ़ा के कर देगा आपका 150 रुपए। यहाँ पर याद रखिएगा, इस कंडीशन में उपज नहीं हुई, उपज आधा हो गया, तो इसका फायदा हो सकता है दोगुना और तिगुना भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब आपका फसल खराब हुआ, और ये जब फसल खराब हुआ, तो अब जो भी प्रोडक्ट आएगा वह 50 रुपए के जगह पर वो 150 रुपए प्रति केजी तक बेचने का वो प्रयास करेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिचुएशन ऐसा होता है। लेकिन किसान को वही आपका 10 से 15 रुपए प्रति केजी मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि याद रखिएगा, ये जो सिस्टम है वो लीगलाइज नहीं था। ये जो सिस्टम क्या था? लीगलाइज नहीं था। अब ये लीगलाइज सिस्टम ये 2003 में हुआ।
जब इसको वायदा कारोबार, इसको वायदा कारोबार के अंतर्गत लाया गया। अब ये वायदा कारोबार क्या होता है मैं आपको ये भी समझाता हूं। वायदा कारोबार या फिर इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग, अब ये वायदा कारोबार, ये देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस वायदा कारोबार के ऊपर राजनीति। तो यहां पर याद रखिए, राजनीति में झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, और आप 10 बार किसी चीज को जोर जोर से बोलो तो वो झूठ भी सच बन जाता है। तो यही हुआ इस वायदा कारोबार के साथ। यहाँ पर 2003 में इसे लागू करने वाली जो सरकार थी वो 2004 में विदा हो जाती है, चली जाती है। अब यहाँ पर 2004 में एक नई सरकार आती है, और ये जो 2004 में नई सरकार आई, इस अब ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड। एक सरकार का एस्टेब्लिशमेंट 6 साल का था, 1998 से लेकर 2004 तक था। अब यहाँ पर 6 साल सरकार चली। अब ये सरकार 6 साल चलने के बाद जब दूसरी सरकार आई, तो ये बीच का जो टाइम पीरियड होता है, अब आप लोग 2014 से बाद का आप टाइम बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। आप 2014 से पहले का आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो 2014 से पहले जितने भी इलेक्शन होते थे, उसमें इलेक्शन के बाद कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इलेक्शन के बाद कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। क्यों इलेक्शन के बाद कीमतें बढ़ती हैं, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन में एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो सारे बिजनेसमैन से चंदा लेती है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, एक कैटेगरी वाले, सबसे चंदा लेती है, सबसे डोनेशन लेती है। तो जैसे इलेक्शन खत्म होता है, तो ये जो होता है आपका, अब ये मुनाफा वसूली का टाइम होता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आंख मूंद लिया करती हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्राइस हाइक है, ये बहुत सारे अलग अलग कारण है, और वहां पर सब कोई चुप हो जाते हैं। नतीजा, जो बिचौलिए होते हैं, ये बिचौलिया बहुत शक्तिशाली ग्रुप है, याद रखिएगा। अभी जो बिचौलियों के पेट पे लात पड़ी है, याद रखिएगा, ये आने वाले 3 साल तक बड़े उथल पुथल वाले होंगे। कौन सी चीज का कीमत, अभी साल भर के अंदर इसका जो रिएक्शन आने वाला है वो बहुत जबरदस्त रिएक्शन आने वाला है। हर चीज का कीमत कोशिश होगा कि डबल ट्रिपल कर दिया जाए, ताकि सरकार इस कदम को वापस ले ले। ये बहुत पुरजोर कोशिश होगी। ये मुझे पहले से ही अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं कि ये होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आज 70 साल की बात नहीं है, इनका जमा जमाया धंधा था, वर्षों वर्षों से चल रहा है। तो यहां पर 70 साल से भी पहले से इनका बिजनेस चलता आ रहा था। अब ये टूटेगा। अब ये क्या होगा, टूट गया। तो अब टूटेगा नहीं, टूट गया। तो टूट गया तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। तो अब यहां पर देखिए, वायदा कारोबार था क्या, ये मैं बताता हूं। वायदा कारोबार में भी यही चीज थी। यहां पर जितने भी कृषि उत्पाद थे, जितने भी यहां पर कृषि उत्पाद थे, उन सबको 2 से 3 माह पूर्व बेचने की अनुमति थी। अब यहां पर कृषि उत्पाद 2 से 3 माह पूर्व बेचा जा सकता था, उत्पादन आने से पहले। याद रखिएगा, उत्पादन आने से पहले ये हो सकता था। तो ये अब जब हो सकता था उत्पादन आने से 2 से 3 महीने पहले, तो ये अब एक किसानों के हाथ में बड़ी बार्गेनिंग पावर देने की यहां पर सरकार की कोशिश थी। लेकिन बिचौलियों ने इसे क्या किया, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया, और पूरे के पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। कैसे किया, इस चीज को समझ आते हैं आपको कि कैसे आखिर उन्होंने यह काम किया होगा। अब यहां पर 2004 की बात हम लोग कर रहे हैं। 2004 में आपको पता ही है कि जून जुलाई महीने में चावल धान की रुपाई हो जाती है। तो यहां पर जैसे ही जून जुलाई महीने में धान की रुपाई हो गई, अब ये धान की रुपाई जैसे जैसे हुई, वहां पर हम लोग देख रहे थे चावल के जो राइस की कीमतें थी वो बहुत निचले स्तर पर आ गई। बहुत, मतलब वो कहा गया था कि लास्ट 10 ईयर्स में, 10 साल में सबसे निचले स्तर पर ला दी गई।
1100 रुपए क्विंटल के आसपास आपका आ चुका था, 1100 रुपए क्विंटल के आसपास, उससे भी कम था यहाँ पर, याद रखिएगा। तो ये जो सडनली कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्टैग्नेट हो गया, स्थिर हो गया, और बहुत ही खरीदारी के दाम कम हो गए होलसेल मार्केट में। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कहां पर हुए ये? होलसेल मार्केट यानी कि थोक बाजार में। अब यहां पर ऐसा जब हो गया, तब यहां पर दूसरी घटना घटी कि जैसे ही नवंबर महीना आया और दिसंबर, ये कटाई का मौसम होता है धान का क्रॉप यहाँ पर कटाई के बाद जाता है, सीधे तौर पर कहाँ चला जाएगा? बाजार में चला जाएगा। तो बाजार में ये जो गया आपका बिकने के लिए, तो यहीं से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहां से गोलमाल शुरू हुआ। अब यहां पर समझिए कि नवंबर दिसंबर में कीमतें बिल्कुल कम से कम थी। अब होलसेल रेट नवंबर दिसंबर में काफी कम है। याद रखिएगा, किसान के पास स्टोरिंग कैपेसिटी, भंडारण क्षमता नहीं होती है। तो ये जो भंडारण क्षमता होती है वह किसान के पास होती नहीं है। तो अब यहां पर क्या किया गया? इस भंडारण क्षमता के न होने का फायदा क्या है? तो भंडारण क्षमता के न होने का फायदा यहां पर सबसे बड़ा ये था कि किसानों को अपनी पूरी की पूरी जो उत्पादन है उसे तुरंत बेचना पड़ता है बाजार में। नतीजा यहां पर क्या किया गया, इस चीज को समझिए कि ये जब हम लोगों ने देखा कि किसानों से नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर 2004 में अगर हम बात करेंगे, तो बड़े ही तेजी से सारे जितने भी खरीदारी होने थे सबके सब हो गई। सरकारी एजेंसियों ने खरीदारी कर ली। अब सरकारी एजेंसी, और आपको मैंने कल के क्लास में ही बताया था कि 40% जो हमारा खाद्यान्न होता था उसे कौन खरीदता है? यह बाजार में, खुले बाजार में चली जाती थी चोरी छिपे, क्योंकि परमिशन तो है नहीं कि आप अपने बाजार को खुले बाजार में बेच सके। तो यहाँ पर एमएसपी के आसपास की कीमतें, क्योंकि सरकारी खरीद प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, आपको भी पता है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया जटिल है। अगर किसान को तुरंत पैसे चाहिए तो उसे वह बिचौलिया या होलसेलर ही देगा, न कि सरकारी एजेंसीज देगी। सरकारी एजेंसीज कोई कैश पेमेंट नहीं करती। आप देखोगे अक्सर यूपी में गन्ने के किसान मांग करते रहते हैं, 4 महीना 6 महीना साल भर तक उनका बकाया बचा हुआ रहता है। इसी प्रकार से चावल गेहूं का भी सिस्टम है, वहां पर भी 10 दिन 15 दिन महीने दिन 2 महीने तक लग जाते हैं टाइम, तुरंत कैश पेमेंट नहीं हो जाता है। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लगता ही लगता है। इसमें बहुत अच्छी प्रक्रिया भी है, तो हफ्ता 10 दिन तो लगता ही लगता है। तो इस प्रक्रिया में गन्ना किसानों का तो 6 6 महीना साल साल भर का बकाया रहता है, सबको पता है। तो यहां पर याद रखिएगा, अब किसान को तुरंत पैसे चाहिए। किसान बेचारा कहीं से कर्जा वर्जा लेके खेती किया है, अब जब फसल बड़ी अच्छी हुई है तो बाजार में जब वो बेचने के लिए जा रहा है, तो सरकारी एजेंसी इसके जगह पर वो बेचना चाहता है निजी एजेंसी को, जिसकी परमिशन नहीं है। तो तुरंत पैसा मिलना है, तो तुरंत पैसा चाहिए, तो उसे थोड़ी कम कीमत पर बेचना पड़ेगा उत्पाद। अब वो सीधे तौर पर जो एमएसपी है उससे थोड़ी कम कीमत पर वह बेचेगा, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा है, लीगल नहीं है। तो यही थोक व्यापारी जो सरकारी एजेंसी से खरीदारी करेंगे, ये वो अब थोक व्यापारी सीधे किसान से खरीदारी करेंगे, लेकिन एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं, उससे कम कीमत पर। तो यहां पर नवंबर दिसंबर में सब प्रकार की खरीदारी पूरी हो गई। रिजल्ट इसके बाद आना शुरू हुआ जनवरी फरवरी 2005। कीमतें दनादन बढ़ने लगी। मैं एक बार गलती से होलसेलर्स के पास गया हुआ था, इसी दौरान आपका जनवरी फरवरी के आसपास गया हुआ था। क्योंकि मैं भी करता उस समय यह था कि साल भर का चावल हम लोग एक साथ खरीद लेते थे। तो एक साथ खरीद लेते थे, तो जो चावल आपका 13 14 रुपए था वो सीधे 16 रुपया हो गया। तो मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों हो गया? 16 रुपये अभी तो 3 महीना पहले लिए थे, किसी कारण से मैं गया था 3 महीने पहले कुछ चावल खरीदने के लिए, तो मुझे पता चला था 13 14 रुपए। अब 13 14 रुपए वाला चावल सीधे 16 रुपए। मैंने ऐसा क्या हो गया भाई 2 महीने में कितनी? बोला कि अभी तो चिंता मत कीजिए, ये 16 अभी 18 रुपए भी जाएगा। इस बार मई तक 18 रुपए चला जाएगा ये चावल। अच्छा ऐसा होगा? और वाकई उनका कहना सच हुआ। होलसेल बाजार में इसकी पुख्ता जानकारी होती है कि कितना कीमत जाएगा अगले 2 महीने 3 महीने में। यहां से कीमत बढ़नी शुरू हुई। तो यहां पर याद रखिएगा, किसान
वायदा कारोबार के बारे में नहीं समझ पाया, लेकिन बिचौलिए समझ लिए, बिचौलिए ये समझ लिए कि इनको कैसे काम करना है। नतीजा ये पूरा का पूरा प्राइस को तोड़ दिया गया। ये पूरे के पूरे प्राइस को, चूंकि होलसेल, जब इनको खरीदारी करनी थी तो होलसेल मार्केट को गिरा दिया गया, और जैसे ही आपका इनकी खरीदारी पूरी हुई, इनके सारे एग्रीमेंट पूरे हुए, वैसे ही आपका कीमतें ऊपर बढ़ने लगी। अब ये बढ़ती हुई कीमतों का पूरा ठीकरा, अब चूंकि नई नई सरकार बनी है, नई नई सरकार बनी है, जब तक ये कुछ समझ पाते तब तक यहाँ पर स्थिति ये थी कि कीमतें आसमान छूने लगी। अब आसमान छूने लगी तो यहाँ पर अब सरकार से पूछा जाने लगा कि भाई अभी तक तो 6 महीना पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से ये कीमतें कैसे बढ़ने लगी। नतीजा, सरकार ने इसका आनन फानन में ठीकरा वायदा कारोबार के ऊपर फोड़ दिया। अब वायदा कारोबार के ऊपर जब ठीकरा फोड़ दिया गया, तब यहां पर स्थितियां और खराब होती गई। 2005 के बाद 2006 में भी इसी प्रकार का यूटिलाइज किया गया और महंगाई बढ़ती गई। नतीजा अब यहां पर सिचुएशन ये था कि सरकारें अब सीधे तौर पर चुपचाप बैठी हुई है। सरकार के पास एक बहुत बेहतर डिफेंस था कि वायदा कारोबार की वजह से महंगाई लागू हो रही है, और ये वायदा कारोबार को लागू किसने किया था? तो ये लागू किया था पिछली सरकार जो चली गई 2004 में, उसने लागू किया था। तो ये ठीक रहा, रिवर्स रूप से फोड़ दिया जाता। जब विपक्ष बात करता कि महंगाई बढ़ रही है, मनमोहन जी कुछ करो, तो तुरंत मनमोहन जी के जो पूरी टीम होती थी इसका ठीकरा उठाकर फोड़ देती थी वाजपेयी गवर्नमेंट के ऊपर, कि सब वाजपेयी जी का किया धरा है, वही वायदा कारोबार लेकर आए थे। अब यहाँ पर 2006 के लास्ट आते आते वायदा कारोबार में कृषि को बाहर कर दिया गया। यहां पर याद रखिएगा, कृषि अब बाहर था। अब ये एग्रीकल्चर वायदा कारोबार से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। अब यहां पर यह वायदा कारोबार से हटा दिया गया कृषि क्षेत्र। अब वायदा कारोबार को एक प्रकार से कह लीजिए, कहा गया कि नहीं चलो अब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, हमारी जो महंगाई है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि महंगाई कंट्रोल हुई नहीं, लेकिन ये उम्मीद व्यक्त की गई कि हम लोगों ने वायदा कारोबार बंद कर दिया है कृषि क्षेत्र के ऊपर। बाद में 2009 में और 2010 में चाय और चीनी, टी तथा शुगर, दो चीजों को वायदा कारोबार में परमिशन दी गई। तो यहां पर दो चीजों का, चाय तथा शुगर की परमिशन दी गई। इसी बीच में 2008 में अब सरकार में बात उठी तो यहां पर मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनाई जिसे अभिजीत सेन कमेटी कहते हैं। अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया। यह अभिजीत सेन कमेटी वायदा कारोबार की जांच के लिए बनी थी। अब यहां पर याद रखिएगा, वायदा कारोबार के जांच के लिए जो समिति बनी वह अभिजीत सेन कमेटी थी। अभिजीत सेन कमेटी ने पूरी की पूरी जांच की और बिल्कुल यह पाया कि वायदा कारोबार और महंगाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, जो कि सच भी था कि कहीं से भी महंगाई के लिए वायदा कारोबार जिम्मेदार नहीं है। अब लेकिन तब तक 2004 से लेकर 2009 हो चुका था। अब ये 2009 में मनमोहन सिंह की पुनः वापसी हो चुकी थी और महंगाई बदस्तूर चल रही थी जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनके ऊपर। लेकिन तब तक एक बार जब तक ये वायदा कारोबार का रट उन्होंने लगाना शुरू किया, नतीजा इनको दूसरा टर्म मिल गया और कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि महंगाई के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में महंगाई के लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है वो होता है हमारा काला बाजारी या ब्लैक मार्केटियर, जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मात्रा में महंगाई के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से ये वायदा कारोबार हमारे देश में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में यह वायदा कारोबार बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पर सरकारों के बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं इसे लागू कराने को लेकर सामंजस्य की स्थिति नहीं थी, और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली राजनीति, जिससे सब कोई परेशान होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से वायदा कारोबार इस प्रकार से मुक्त हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से इस प्रकार वायदा कारोबार खत्म होता है, तब इसके बाद की कड़ी पर हम लोग आएंगे।
अब यहाँ पर अभी जो यहाँ पर शुरू होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बाद के समय में भी प्रमोट करने की सरकार ने कई बार कोशिश की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे, कई बार सरकार ने कदम आगे बढ़ाए, फिर सरकार ने कदम पीछे खींचे, तो इस प्रकार से आगे पीछे सरकार करती रही। यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप किसानों को उनकी दुर्दशा पर छोड़ दो, कोई लोगों में दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सुधार करने की कोशिश करो, जबरदस्त इसका टेढ़ा रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर याद रखिए, चूंकि यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला इस पूरे के पूरे एक्ट के आ जाने से सबसे बड़ा चीज जो होगा वो होगा कि इन किसान नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब ये वादा नहीं कर पाएंगे कि हम आपको सरकारी खरीद के अलावा भी आपको खरीदारी का हम क्या करेंगे, अधिकार दिलाएंगे, क्योंकि ये मांग तो पूरी हो गई। किसानों की ये चिर प्रतीक्षित मांग थी जो पूरी हो गई। अब यहाँ पर ये लोग हल्ला मचाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कहीं जबरदस्ती नहीं है कि किसान को अपनी जमीन देनी ही है। किसान न चाहे तो कोई उसकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकता। याद रखें, किसान की मर्जी अपनी है। आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल पर आप क्या देखेंगे ये डिसाइड तो आपको करना है, न कि सरकारी कंपनियां उसे डिसाइड करेंगी कि मोबाइल पर आप क्या नहीं देखेंगे और क्या देखेंगे। हो सकता है आपको लगता है कि क्रिकेट हमें देखना चाहिए 24 घंटा, तो वो आप एडिक्शन के स्तर पर लेकर जा रहे हैं, तो ये आपकी समस्या होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर चाहे तो फार्मर नहीं दे और चाहे तो दे। तो जब फार्मर की इच्छा के ऊपर ही निर्भर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को साइन करे या न करे, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी चिंता होने की बात है ही नहीं। अब यहाँ पर आइए, और क्या क्या चीजें हैं इसको देखते हैं। प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। अब यहाँ पर कीमतों का निर्धारण कैसा होगा। द प्राइस ऑफ द फार्मिंग प्रोड्यूस शुड बी मेंटेन इन द एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में उस प्राइस जिसके ऊपर वह परचेज कर रहा है उन उत्पादों को, वह मेंशन करना पड़ेगा। फॉर प्राइसेस सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, यहाँ पर याद रखिएगा जो प्राइस होगा उसमें वेरिएशन संभव हो पाएगा, यानी कि वह समय के अनुसार बदल पाएगा। ऐसा नहीं कि 2020 में हम लोगों ने तय कर दिया कि चावल हमारा 30 रुपए केजी के हिसाब से देंगे और ये 2032 में भी यही होगा 30 रुपए के हिसाब से ही, तो ऐसा कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर द प्राइस इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन, यह वेरिएशन या विविधता का विषय होगा। एक गारंटीड प्राइस, एक मिनिमम प्राइस जो बात होगा कि हर हालत में, मान लीजिए आपका उत्पादन नहीं भी हुआ, पूरे का पूरा उपज खराब हो गया, उस कंडीशन में कंपनी है, अगर वो उत्पादन करने के लिए गई, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा फसल खराब हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए जबरदस्त, पूरी की पूरी जमीन हिल जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, सारा का सारा खेती बर्बाद हो जाए, बाढ़ आ जाए, या कुछ और, जैसे आजकल टिड्डों का आक्रमण हो रहा है, टिड्डों का आक्रमण हो जाए और पूरी फसल को वो चट कर जाए, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति में एक गारंटेड प्राइस उनको देना पड़ेगा, तो ये गारंटेड प्राइस का भी उल्लेख होगा। एंड अ क्लियर रेफरेंस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट अबव द गारंटेड प्राइस, और अगर कोई अतिरिक्त राशि दी जानी है तो उसका भी इस एग्रीमेंट में सीधे तौर पर वर्णन होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारी चीजें हैं जिसका वर्णन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद वाला डिस्प्यूट सेटलमेंट में पहले भी आपको बता चुका हूं। डिस्प्यूट सेटलमेंट में ए फार्मिंग एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर ए cancellation board as well as the cancellation price for settlement dispute। यहाँ पर एक कॉन्सलेशन बोर्ड होगा, वह इस प्रकार के विवादों का निपटारा करेगा। द बोर्ड शुड हैव फेयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट। इस बोर्ड में एक फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व होगा एग्रीमेंट करने वालों का। जो डिफरेंट एग्रीमेंट करने वाले किसान हैं या कंपनीज हैं, उनके बीच में एक फेयर, साफ सुथरा और बैलेंस यानी कि संतुलित प्रतिनिधित्व होगा। तो इस प्रकार से यह जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होगी, इसमें दोनों प्रकार के लोगों का वर्चस्व या कह सकते हैं प्रभाव होगा। चलिए आकाश, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ आकाश बोलिए।
बोलिए। सर ये वाला एक और बार बता दीजिए। हाँ बतला देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक बोर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस बोर्ड में सीधा सा हम लोग देखेंगे, सॉरी ये अगला पेज हम कर दिए हैं, ठीक है, पिछला पेज ले लेता हूं मैं। ये क्या आकाश? हम वही पिछला पेज में ही डाल दें। हाँ ये वाला स्लाइड ना यस आका? सर, हाँ आगे चला ये गया वाला। था। यहाँ पर बात आ रही है उस बोर्ड की जो यस यस सेटल करेगा डिस्प्यूट का। तो यहाँ पर फार्मिंग एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड ए कॉन्सोलेशन बोर्ड। तो ये कॉन्सोलेशन बोर्ड होगा। कॉन्सोलेशन बोर्ड क्या होगा? एक प्रकार से ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड है। ये क्या है? हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड है। इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड में फेयर और बैलेंस, फेयर यानी कि निष्पक्ष रूप से, बैलेंस यानी संतुलित रूप से रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रतिनिधित्व होगा पार्टीज का, और जो एग्रीमेंट कर रही हैं। तो कौन एग्रीमेंट करेगा? एक कंपनी करेगी और दूसरा कौन करेगा? फार्मर करेगा। तो किसान और जो कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, उस कंपनी के बीच में किसान। ये एग्रीमेंट हो रहा है। तो उन दोनों का फेयर और बैलेंस यानी कि संतुलित प्रतिनिधित्व होगा उस बोर्ड में, और दोनों रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी बात को, और इस प्रकार से ये बोर्ड बनेगा। तो कोई डिस्प्यूट हुआ तो इसी कैंसलेशन बोर्ड में आपका ये मैटर जाएगा और वहीं पर ये डिसाइड होगा सबसे पहले। क्लियर आकाश? आकाश क्लियर है? यस सर, और अगर जैसे किसी कारण से फसल बर्बाद हो गया। हाँ यस सर। तो उसके लिए सर और अगर किसी कारण से जैसे फसल बर्बाद हो गया, और तो और ये लोग जैसे, हाँ, और अगर जैसे फ्यूचर के हिसाब से अगर ये लोग बेच दिया, उसको पहले ही बेच दिया फ्यूचर फार्मिंग के तहत, और अगर फसल बर्बाद हो गया तो तब उसके लिए तब एक क्या करेंगे? गारंटेड प्राइस होगा। तो उसके लिए एक गारंटेड प्राइस होगा कि हर हालत में आपको यह रकम मिलेगी ही मिलेगी, यह मिनिमम होगा। ठीक है, इससे पहले वाला स्लाइड में बताए थे गारंटेड प्राइस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या इसमें उल्लेख होगा? सबसे पहला प्राइस ऑफ मतलब फार्मिंग। ये किसान को मिल ही जाएगा। हाँ, किसान को गारंटेड यस प्राइस होगा वो मिल जाएगा। पहला तो इस एग्रीमेंट में प्राइस ऑफ फार्मिंग होगा, प्रोड्यूस जो भी होगा कीमत उसका होगा। दूसरा इसमें वेरिएशन का ऑप्शन होगा कि वेरिएशन हो सकता है अगले साल अगले साल अगले साल। ये तो कीमत बाजार के साथ जोड़ के कि जो बाजार कीमत पर जा रहा है उससे ये जोड़कर वेरिएशन हो सकता है। तीसरा गारंटेड प्राइस फॉर द प्रोड्यूस एंड ए क्लियर रेफरेंस ऑफ एनी एडिशनल अमाउंट अबव द गारंटेड प्राइस। तो यहाँ पर एक गारंटेड प्राइस भी देंगे कि ये जो प्राइस है ये गारंटेड प्राइस है, इतना मिलेगा ही मिलेगा आपको हर हालत में। और ये आपका फसल लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों का अपना जिम्मा होगा कि अच्छा वो करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे, बुरा करेंगे तो लॉस होगा तो उनका होगा। किसान को यहाँ कोई लॉस नहीं है, गारंटेड प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं अगला, इसके बाद अब कॉन्सोलेशन बोर्ड के बाद क्या होगा? एट फर्स्ट या पहले ऑल डिस्प्यूट मस्ट बी रेफर्ड टू द बोर्ड। सारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए उस बोर्ड में भेजे जाएंगे। इफ द डिस्प्यूट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, यदि डिस्प्यूट हमारा अनसॉल्व्ड बिना सॉल्व हुआ रह जाता है बाय द बोर्ड आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों तक अगर बोर्ड तय नहीं कर पाया कि क्या करना है, पार्टीज में अप्रोच टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
अब पार्टी कहाँ अप्रोच कर पाएगी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पार्टीज अप्रोच कर पाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर की जो अथॉरिटी होगी वो सब डिविजनल एसडीएम साहब होंगे, तो ये काम कर पाएंगे। पार्टीज विल हैव राइट टू अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी, और इनके ऊपर एक अपीलेट अथॉरिटी होगी प्रिसाइडेड बाय द कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। और ये अपीलेट अथॉरिटी के हेड कौन होंगे? कलेक्टर होंगे या एडिशनल कलेक्टर होंगे। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट ने डिसीजन दिया था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जो डिसीजन दिया था, अब उसको चैलेंज किया जा सकेगा अपीलेट अथॉरिटी में। अब ये अपीलेट अथॉरिटी यानी कि डीसी साहब यहाँ पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर आपका एडिशनल कलेक्टर। तो यह इस प्रकार के विवादों का निपटारा करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ पर आप लोगों से यूपीएससी का क्वेश्चन में सीधा सा पूछ देगा कि अपीलेट अथॉरिटी किसके कंट्रोल में होगी, या सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन होगा इसके ऊपर डिसीजन लेने वाला? तो वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर। ठीक है, अब आते हैं, बोथ द मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ए डिस्प्यूट विद इन 30 डेज। इन दोनों को 30 दिन के भीतर ये करना पड़ेगा। बोर्ड के पास 30 दिन का टाइम है और अपीलेट अथॉरिटी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर भी 30 दिन का टाइम है फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जिस डेट को एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है उस डेट से। द मजिस्ट्रेट और द appellate authority may impose certain penalty on the party contravening the agreement। अब ये जो एग्रीमेंट को वायलेट करने वाली पार्टी है उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकेगा। लेकिन however no action can be taken against the agricultural land। लेकिन कोई भी एक्शन के अगेंस्ट में एग्रीकल्चरल लैंड जब्त नहीं किया जा सकता। चाहे किसान कोई भी डिफॉल्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी हालत में एग्रीकल्चरल लैंड को वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली एजेंसी जब्त नहीं कर सकती। उस जमीन के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हो सकता। और फार्मर फॉर द रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज, यहां पर याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ फार्मर फॉर रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज, और यहां पर कोई भी ड्यूज की रिकवरी नहीं हो पाएगी उस कृषक से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज था, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। मतलब पूरा का पूरा दारोमदार यहाँ पर है हमारी कंपनीज के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनीज है उनके ऊपर। अब इसमें जो चेंज किया गया है वो है इसेंशियल। हाँ का सारा में आपके पास? हाँ आकाश? सर जैसे अगर किसी कारण किसान का ही कुछ गलती रहा तो पेनल्टी लगेगा। हाँ, किसान पेनल्टी पर पेनल्टी लग सकता है लग सकता है कि साल के ऊपर अगर पेनल्टी। किसान का गलती रहा तो। हाँ, किसान का गलती रहा तो, लेकिन यहाँ पर यह है कि किसान का जमीन के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकता, या जमीन सीज नहीं कर सकते, या जमीन के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हो सकता। मान लो कर्जा लिया, उसी किसान के खेत के ऊपर कर्जा लिया उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाले एजेंसी ने, वह किसान के ऊपर जमीन के ऊपर कर्जा लिया गया। अब जमीन के ऊपर कर्जा लिया गया, एग्रीकल्चर उस कंपनी का फेल हो गया, तो उस कंडीशन में जमीन किसान का ही बना रहेगा। जमीन के ऊपर कोई यहाँ पर एक्शन नहीं हो सकता है कि जमीन हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि किसान ने उसकी परमिशन नहीं दी है। ठीक है, किसान ने उसकी परमिशन नहीं दी है, वो उनका किसान का जमीन सुरक्षित रहेगा। किसान सिर्फ उपज के लिए वह उसे लीज पर दे रहा है। तो किसान केवल क्या कर रहा है? लीज पे दे रहा है। लेकिन अगर वो कंपनी बैंक लोन लेती है तो यहाँ पर जमीन जो होगी वह गिरवी या मॉर्गेज नहीं होगी। क्लियर? और ना कोई पेनल्टी में उस जमीन को वसूला जा सकता है। यस। चलो ठीक है, अब आते हैं इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के ऊपर।
द रेगुलेशन ऑफ द फूड आइटम्स, यहां पर बात कर रहा है रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम का। द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 empower the central government to designated certain commodities such as food items, fertilizer and petroleum product as essential commodity। यहाँ पर याद रखिएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 1955 में यह कहा गया है कि